हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे वायरसेस, वायरोइड्स एंड लाइकेंस। इसमें हम एक प्रियॉन्स का भी डिस्कशन करेंगे और यहाँ पर ये हम चैप्टर कर रहे हैं जो यूनिट है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हमने फंगाई कर लिया है और अब हम करने जा रहे हैं वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। प्रियॉन्स भी इसके में हम डिस्कस करेंगे, प्रियॉन्स, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ हेडिंग नहीं दी हुई है लेकिन इसके अंदर डिस्कशन है उसकी। होप सो आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब इस क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, इसमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि इसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं इस एनसीईआरटी बुक में, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टोटल इंफॉर्मेशन है इसी हेडिंग जो दिया हुआ है वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन को लेकर। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको एक तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो किया था आर.एच. विटेकर ने, उनमें इसकी डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं है। सो इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस एंड वायरोइड्स एंड लाइकेंस। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर। अब मेन बात यह है कि इनको किसी भी पोजीशन ही नहीं मिला किसी भी किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो अगर हम जो मोस्ट एक्सेप्टेड वन बात करें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम किसने किया था? आर.एच. विटेकर ने किया था। इस 5 किंगडम में क्या वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन के लिए कोई जगह है? तो हम कहते हैं नो प्लेस, इनके लिए कोई भी जगह ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि 5 किंगडम में इनके लिए कोई जगह ही नहीं है? वो इसलिए है क्योंकि इनकी बॉडी को हम सेलुलर मानते ही नहीं है। इनका क्या वजह है? वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। ठीक है, इनको हम क्या मानते हैं? इनको हम नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म मानते हैं, ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स मानते हैं। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक बार किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा वक्त दें, आपको चीज़ें बहुत आराम से समझ में आएंगी। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि आपका वायरस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वायरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वायरसेस के बारे में। तो वायरसेस, सबसे पहली चीज़ कि इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं मिली है। रीज़न क्या है? कि इट इज़ नॉट अ सेल, इट इज़ नॉट अ सेल, ये कोई सेल है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज नॉन सेलुलर, इट इज नॉन सेलुलर। और इसी नॉन सेलुलर के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ए सेलुलर। ए मीन्स नॉट, ए सेलुलर। तो अगर लिखा रहे ए सेलुलर या नॉन सेलुलर तो वायरसेस क्या होते हैं? ए सेलुलर होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, क्यों ए सेलुलर है? इसको हम सेल क्यों नहीं मानते? इसको सेल हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि सेल में क्या होता है? सेल का आपने डिफिनेशन पढ़ा था, सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि अगर आपने देखा होगा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ही एग्जाम्पल मान लें, वो अपनी लाइफ में उसके लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सब काम खुद करता है। लेकिन वायरस ऐसा नहीं करता। वायरस इवन ग्रोथ के लिए, खुद का नंबर बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर हम बात कर ले रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, किसी भी चीज के लिए, ये एक होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन होस्ट, होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा तभी जाकर इसका काम होगा। इसका मतलब वायरस के पास क्या होता है? इसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसका डिस्कशन हम करेंगे। और उस इंफॉर्मेशन से किस तरह से अपने सेल के अकॉर्डिंग काम करवाना है, इट डिपेंड्स ऑन होस्ट। होस्ट की मशीनरी को वो अपने पर्पस के लिए यूज करता है। ठीक है, आप ऐसा मान लें कि मान लीजिए आपके पास एक रेसिपी की कोई बुक है। ठीक है, इसमें रेसिपीज लिखे हुए हैं। ठीक, अब एक बात बताइए, क्या ये रेसिपी लिखा हुआ है? मान लीजिए यहाँ पर किसी भी चीज़ का रेसिपी लिखो, बिरयानी की रेसिपी लिखी हुई है, तो क्या इस रेसिपी से ही आप बिरयानी बना लेंगे? आंसर इज नो। आपको तरीके बताए गए हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करने के लिए आपको वो सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए जो इसको बनाने के लिए चाहिए। आपको इससे रिलेटेड यूटेंसिल्स चाहिए, आपको इससे रिलेटेड रॉ मटेरियल्स चाहिए,
चीज़ें चाहिए, है ना, राइस चाहिए, मसाले चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब एक प्रॉपर आपको किचन चाहिए, है ना, जिसमें सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर वायरस के पास है, वायरस के पास ये इंफॉर्मेशन तो है, रेसिपी बुक तो है, लेकिन उस रेसिपी से बनाने के लिए इसके पास वो किचन ही नहीं है। तो इसी की वजह से वो किचन किसका यूज करेगा? होस्ट का। होस्ट का वो किचन यूज करके अपना काम करता है, यानी कि इसीलिए हम वायरस को क्या बोलते हैं? वायरस के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वायरसेस यूटिलाइजेस होस्ट मशीनरी फॉर इट्स ओन पर्पस, फॉर इट्स ओन पर्पस, अपने पर्पस के लिए, अपने काम के लिए होस्ट की मशीनरी के ऊपर ही वो डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए ये एक होस्ट सेल है, ये एक होस्ट है, तो वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल देगा और इसमें ये होस्ट की मशीनरी को, होस्ट के एंजाइम्स को, होस्ट के एटीपी, है ना, सब कुछ होस्ट का यूज करेगा और अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वहां पर काम करवाएगा, अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन पर जो जो प्रोटीन्स है वो वहां पर बनवाएगा। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे इसके रेप्लिकेशन के लिए, ठीक, इसके रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर इसीलिए हम इस वायरसेस को बोलते हैं इट इज ए सेलुलर, ये कोई सेल है ही नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और यही रीजन है कि ये सेल नहीं है, इसीलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने इसको प्लेस नहीं किया, यानी आर.एच. व्हिटेकर ने भी इसको प्लेस नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं कि वायरसेस क्या करता है। एक वायरस के लिए एक वर्ड लिखा हुआ एनसीईआरटी बुक में कि वायरसेस क्या करते हैं। वायरसेस इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है, वायरसेस आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है। हर साल एक गैप करके आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। सो इंट्रासेलुलर पैरासाइट, अब वायरसेस आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट, है ना, इसको कह लें या आप कहे ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये दोनों ही वर्ड वायरसेस के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये रहा एक होस्ट सेल, ये एक होस्ट है, ठीक है। अच्छा, तो होस्ट के अंदर क्या करेंगे, ये सेल के अगर बाहर, मान लीजिए ये वायरस है और ये वायरस होस्ट के बाहर है अभी, है ना, ये कहाँ है अभी? आउटसाइड द होस्ट सेल है, आउटसाइड होस्ट सेल है। तो जब ये आउटसाइड होस्ट सेल है, होस्ट सेल के बाहर है अभी, अंदर नहीं गया है, तब ये कोई भी लिविंग फीचर शो करता ही नहीं है, ना ही ये रिप्रोड्यूस करेगा, ना ही इसकी ग्रोथ होगी, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इसके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये जब होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, जब इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन अंदर आ जाएगी, तो वायरस सेल के अंदर का पैरासाइट है, मतलब ऐसा पैरासाइट जो सेल के अंदर जाकर काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब इसको ऑब्लिगेट हम इसलिए बोलते हैं कि इट इज फुल्ली यानी कि पार्शियली, पूरी तरह से, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन होस्ट, इसीलिए हम बोलते हैं कि इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्ट, फैकल्टेटिव नहीं है, ऑब्लिगेट है, यानी कि पैरासाइट के बिना ये रह ही नहीं सकता, सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ठीक है, इसका नंबर बढ़ाना हो होस्ट चाहिए, इसको रिप्रोड्यूस करना है वही नंबर बढ़ाना होस्ट चाहिए। ठीक है, तो हर चीज के लिए डिपेंडेंट है होस्ट के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक, अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन, अगर हम एक नॉर्मल सेल, क्योंकि इसके रेफरेंस में नॉर्मल सेल का हम लेंगे ना, तब आप इसको रिलेट कर पाएंगे। अगर हम बात करें एक नॉर्मल सेल की, एक नॉर्मल लिविंग सेल की बात करें, तो कोई भी ऑल लिविंग सेल, किसी भी लिविंग सेल की आप बात कर ले, ऑल लिविंग सेल, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कोई भी लिविंग है, तो उसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? उसके बॉडी में अगर आप देखेंगे, अगर एक कोई भी एक लिविंग सेल हो, तो उसके बॉडी में अगर आप देखेंगे तो आपको डीएनए भी नजर आएगा, आपको आरएनए भी नजर आएंगे, एंड आपको प्रोटीन भी नजर आएंगे, है ना, सब कुछ नजर आएगा। यानी कि आपको क्या क्या मिलेंगे? आपको डीएनए मिलेगा किसी भी लिविंग सेल के अंदर, आपको आरएनए भी मिल जाएंगे किसी भी लिविंग सेल के अंदर, और आपको प्रूव्स, है ना, ये आपको देखेंगे। तो ये दोनों के दोनों, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर, आप लिख सकते हैं, आर प्रेजेंट,
ठीक। लेकिन और जबकि डीएनए आपने क्या देखा, डीएनए क्या था, डीएनए हमने देखा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है ना। और इससे रिलेटेड हमारे पास एक बहुत ही शानदार एक वीडियो भी अवेलेबल है इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के नाम से, कि पहले जब टेक्निक्स हमारे पास नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तब तो यही बवाल मचा हुआ था कि आखिर जेनेटिक मटेरियल है क्या, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है। सो उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जो 3 सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उनका रिलेटेड हमारे पास एक वीडियो भी अवेलेबल है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के नाम से। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, बट वो 12th क्लास का कंटेंट है। अगर आप 11th क्लास के बच्चे हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर आपके पास जेनेटिक्स आएगी, उसमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, ये तो रहा आपको इन ऑल लिविंग सेल को लेकर। लेकिन अगर हम वायरस को देखें, इन वायरसेस, यानी कि अगर हम वायरस को देखें तब हम कंपेयर कर पाएंगे वायरस के अंदर क्या होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, वायरसेस हैव ईदर, कोई भी एक, या तो डीएनए और आरएनए और आरएनए, नॉट बोथ, ये लिखा हुआ है नॉट बोथ। ठीक है, यानी कि या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। क्या है, एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ साफ यही हुआ कि अगर हम एक नॉर्मल लिविंग सेल देखें, नॉर्मल लिविंग सेल देखें तो उसमें मुझे डीएनए भी दिख जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर मुझे आरएनए भी दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं एक वायरस देखूं, ठीक है, ये एक मैं वायरस देखूं, वायरस का स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, वायरस देखूं तो इसमें या तो डीएनए नजर आएगा, ठीक है, अगर डीएनए है तो आरएनए नहीं होगा। और अगर एक वायरस है, इसमें अगर आरएनए है, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो डीएनए आपको नजर नहीं आएगा। कहने का मतलब यही है, इधर डीएनए और आरएनए, नॉट बोथ। ठीक है, दोनों नहीं। तो ये साफ साफ अंतर हुआ एक आपको जेनेटिक मटेरियल को लेकर। ये पॉइंट बहुत इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आपके एनसीईआरटी बुक पर। So viruses did not find a place in classification since they are not truly living. If we understand living as those organisms that have a cell structure, the viruses are non-cellular or it is acellular. Viruses क्या है, acellular है, A means non-cellular, ठीक है, that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. Inert crystalline stage का मतलब होता है inactive, ये बाहर क्या है, inactive है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट हो सकता है। इसका एक्सपेरिमेंट है, किसने किया था, ठीक है, ये स्टेनले ने किया था, इसका भी डिस्कशन है, अभी आगे हम देखेंगे। वंस दे, एक बार अगर उन्होंने एक सेल को इन्फेक्ट कर दिया, इन्फेक्ट अ सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। यही हमने बोला था कि एक बार ये होस्ट सेल के अंदर अगर आ गए, होस्ट को इन्होंने एक बार इन्फेक्ट कर दिया, मतलब होस्ट के अंदर आ गए, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, होस्ट की मशीनरी को अपने कब्जे में ले लेंगे और उसकी मशीनरी को अपने पर्पस के लिए यूज करेंगे। किसके लिए, होस्ट को किल कर देंगे, किलिंग द होस्ट, दे रेप्लिकेट देमसेल्व्स, अपने आप का नंबर बढ़ाएंगे। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग, इसीलिए इनको बोलते हैं आउटसाइड द होस्ट दे बिहेव लाइक नॉन लिविंग, इनसाइड द होस्ट दे बिहेव लाइक लिविंग, इसलिए हम इनको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, नाउ यहां से एक आता है कनेक्टिंग लिंक, इसको क्या बोला जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में एंड नॉन लिविंग। सो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि लिविंग कब बिहेव कर रहे हैं, सो आउटसाइड द होस्ट, जब होस्ट को इन्होंने इन्फेक्ट नहीं किया है, आउटसाइड द होस्ट बॉडी ये बिहेव कर रहे हैं लिविंग की तरह, इनसाइड द, सॉरी, ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहे हैं इनसाइड द होस्ट, है ना, इनसाइड द होस्ट। ठीक है, मुझे लगा यहाँ पर मैंने नॉन लिविंग लिखा है। एंड आउटसाइड द होस्ट, जब ये होस्ट के बाहर है, सो आउटसाइड द होस्ट ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, नॉन लिविंग की तरह, यानी कि होस्ट के बाहर है तो नॉन लिविंग की तरह, जैसे ही होस्ट के अंदर आ गए तो ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, लिविंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये आपको पॉइंट याद करना चाहिए। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, आप लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो इसलिए। ठीक है ना,
यहाँ पर लिविंग की तरह कहाँ बिहेव कर रहा है, इनसाइड द होस्ट, इनसाइड द होस्ट, ठीक है। नॉन लिविंग की तरह कहाँ बिहेव कर रहा है, आउटसाइड द होस्ट, आउटसाइड द होस्ट बॉडी। सो आई थिंक अब आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ साइंटिस्ट के यहाँ डिस्कशन की जाएगी। द नेम वायरसेस दैट मीन्स वेनॉम, वेनॉम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, याद रखेंगे। वेनॉम वर्ड देखा, सांप के जहर को भी हम बोलते हैं वेनॉम, है ना, तो उसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। वेनॉम का मतलब क्या होता है, पॉइजनस फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो जहरीला है, ठीक है। ये किसने दिया था, वॉज गिवन बाई पाश्चर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वेनॉम पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ तो ये डीजे इवानोस्की 1892 रिकॉग्नाइज्ड certain microbes as casual organism of the mosaic disease of tobacco। एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ठीक है, डीजे इवानोस्की का, ये मैं आपको बताती हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो ये रहा आपका एक एक्सपेरिमेंट इनके नाम से, ठीक है। देखिए अगर हम इनके डिस्कवरी को लेकर डिस्कशन करें, डिस्कवरीज को लेकर, ठीक है, तो डिस्कवरीज में एनसीईआरटी सबसे पहले एक नाम लेती है, ठीक, इवानोस्की का, डीजे इवानोस्की, ये नाम सबसे पहले वो लेती है, डीजे इवानोस्की, ठीक है। कब, 1892, चूंकि ईयर दिया हुआ है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ईयर यहाँ मेंशन्ड है 1892, ठीक है। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो क्या बताया था और क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा कि टोबैको, जो तंबाकू होती है ना, टोबैको के लीफ में, ये रहा मान लीजिए टोबैको का लीफ, ठीक है, ये रहा किसका लीफ, टोबैको लीफ। टोबैको के लीफ पर इन्होंने क्या देखा था, कुछ मोजाइक लाइक पैचेस देखे थे। मोजाइक का मतलब क्या होता है, मोजाइक मतलब होता है चितकबरा होना, थोड़े पैचेस होना, है ना, यूनिफॉर्म कलर नहीं है, कुछ पैचेस है। तो इन्होंने कुछ मोजाइक लाइक पैचेस ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व मोजाइक, MOSAIC, मोजाइक पैचेस, ठीक है। तो मोजाइक पैचेस इन्होंने क्या किए, ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व्ड मोजाइक पैचेस ऑन लीफ ऑफ टोबैको। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब उन्होंने क्या किया कि ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने क्या किया, ये जो मोजाइक पैचेस थे ना, यहाँ से, यहीं से उन्होंने क्या किया, अब ये तो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ से उन्होंने केमिकल आइसोलेट कर लिया, यहाँ से उन्होंने एक केमिकल ऐसा आइसोलेट किया, केमिकल यहाँ से आइसोलेट किया, जानने के लिए कि आखिर ये पैचेस हो क्यों रहे हैं। तो यहाँ से केमिकल आइसोलेट किया, केमिकल वॉज आइसोलेटेड, ठीक। अब इस केमिकल को, यानी कि ये केमिकल ही तो इस लीफ को इन्फेक्ट कर रहा है ना, जिसकी वजह से ये मोजाइक पैचेस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से उन्होंने केमिकल आइसोलेट किया, ये जानने के लिए कि आखिर वो केमिकल के अंदर है क्या। अब उन्होंने क्या किया कि तब तक बैक्टीरिया की डिस्कवरी हो चुकी थी, तब उन्होंने क्या किया, एक ऐसा कंटेनर लिया, ठीक, और इस कंटेनर के ऊपर क्या किया, उन्होंने बैक्टीरियल फिल्ट्रेट डाल दिया। क्या फिल्ट्रेट डाला, बैक्टीरियल फिल्ट्रेट डाल दिया, यानी कि एक, जैसे समझ लीजिए कि एक ऐसा फिल्टर डाल दिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल फिल्ट्रेट। अब इसको बैक्टीरियल फिल्ट्रेट क्यों बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल फिल्टर, बैक्टीरियल फिल्टर। इसे बैक्टीरियल फिल्टर इसलिए बोलते हैं कि जो बैक्टीरिया की जो साइज होती है उससे इसकी साइज, पोर साइज छोटी होती है। तो अब छोटी होगी तो क्या होंगे, अगर ये बैक्टीरिया होगा तो ये बैक्टीरिया इधर फंस जाएगा, ठीक है, बाहर ही फंस जाएगा, और जो यहाँ लिक्विड मुझे मिलेगा, जो यहाँ लिक्विड मुझे मिलेगा, ये लिक्विड, ये बैक्टीरिया फ्री होगा, इसमें तो बैक्टीरिया नहीं होगा, है ना, ये जो फिल्टर मुझे मिलेगा, ये सोचकर। लेकिन वो ताज्जुब ये रह गए कि उन्होंने देखा कि ये जो लिक्विड ऑब्टेन हुआ है, दिस लिक्विड, कि ये जो लिक्विड उनको मिला, ठीक है, वो क्या था, अगर ये बैक्टीरिया होता
तो ये क्रॉस नहीं कर पाता मेम्ब्रेन को, फिल्टर को क्रॉस नहीं कर पाता, वो ऊपर ही रुक जाते। जैसे हम चाय को छानते हैं तो चाय पत्ती है, तो जो छन्नी होती है उसके जो छेद होते हैं वो चाय पत्ती हम यूज़ करते हैं उसके साइज से वो साइज छोटी होती है, तभी तो ऊपर हमारा चाय पत्ती रुक जाता है और नीचे लिक्विड आ जाते हैं। तो ये भी ऐसा ही मानिए। अब नीचे जो लिक्विड आया उसमें तो बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, बैक्टीरिया अगर ये होता तो बैक्टीरिया ऊपर ही रुक जाता, ठीक है। लेकिन ये हैरानी की बात ये थी कि ये जो लिक्विड था ये लिक्विड इन्फेक्शियस था, ये लिक्विड जो था ये पॉइजनस था। ये क्या था? पॉइजनस था, ये पॉइजनस लिक्विड था, ठीक है। ये पॉइजनस लिक्विड था और ये इसलिए था क्योंकि वायरस की जो साइज होती है वो बैक्टीरिया से छोटी होती है। तो वायरस क्या हुए? क्रॉस होकर नीचे आ गए, ठीक है। और ये क्या थे? ये वायरसेस की वजह से था। तो फिल्टर करने के बाद जो लिक्विड नीचे आया वो अब लिक्विड नॉन इन्फेक्शियस होना चाहिए था, बट हुआ नहीं, है ना। तो नीचे आपके इन्फेक्शियस लिक्विड आई। यही एक्सपेरिमेंट यहाँ बताया गया है कि सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, these were found to be smaller than bacteria because they pass through bacterial proof filter। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो अभी आपको डिस्कस किया, होप सो आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट जो आपका जो नेक्स्ट साइंटिस्ट का जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है आपके M.W. बेजरिंग का, ठीक है। इनका क्या एक्सपेरिमेंट था सेकेंड साइंटिस्ट का, ये देखते हैं। ये साइंटिस्ट नंबर 1 डन। अब चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट का। सेकेंड जो साइंटिस्ट थे उनका नाम आपने देखा कि BW क्या था, देखिए M.W. सेकेंड थे M.W. बेजरिंग, BEZERINK, ठीक है ना। ये साइंटिस्ट ईयर मेंशन है ना 1898 दो चार बार लिखेंगे, है ना, और तो आपको याद हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अगेन वही टोबैको प्लांट लिया, टोबैको लीफ लिया। सो फ्रॉम इन्फेक्टेड लीफ ऑफ टोबैको प्लांट आइसोलेटेड केमिकल जस्ट, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि भाई ये जो टोबैको लीफ है, सेम एक्सपेरिमेंट टाइप, कि ये जो टोबैको का जो लीफ है, क्या है ये टोबैको का जो लीफ है, टोबैको लीफ, यहाँ से उन्होंने क्या किया, आइसोलेटेड केमिकल, यहाँ से उन्होंने क्या किया, केमिकल को आइसोलेट किया, केमिकल को उन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया। और फिर उन्होंने ये देखा कि ये जो केमिकल है ये क्या कर रहा है, ये फ्रेश इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इज कॉजिंग फ्रेश इन्फेक्शन। अब फ्रेश इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ, फ्रेश इन्फेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक नए ताजे पौधे में, है ना, अगर हम इस ताजे पौधे में भी जो एकदम हेल्दी प्लांट है, ये एक नॉर्मल हेल्दी प्लांट है ना, हेल्दी टोबैको का प्लांट है, अगर उसमें हम ये केमिकल इंट्रोड्यूस करवा दें तो इसको भी ये कॉज कर दे रहा है इन्फेक्शन, इसमें भी इन्फेक्शन कॉज हो जा रहा है। इसका मतलब ये कॉजिंग फ्रेश इन्फेक्शन, यानी कि ये इन्फेक्शन कॉज भी कर रहा है, ठीक है। और इसी को बोला गया क्या, इसी को एक टर्म दिया गया कि ये जो केमिकल है चूंकि ये फ्रेश इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इसलिए एक टर्म दिया गया, बेजरिंग ने दिया, कॉन्टैजम वाइवम फ्लूइड, कॉन्टैजम वाइवम फ्लूइड, फ्रेश आपका फ्रेश इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड, ठीक, दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, इन फ्रेश इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड, या आप कह सकते हैं इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड, इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड, ठीक है ना। तो ये तो आपके कहानी हो गई आपकी। चलिए एनसीईआरटी पर देखते हैं इनके एक्सपेरिमेंट को। M.W. Beijering 1898 demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as Contagium vivum fluidum, infectious living fluid, ठीक है। अब आता है ये साइंटिस्ट नंबर 2, ये भी हमने कर लिया M.W. Beijering का।
थर्ड एक साइंटिस्ट आते हैं WM स्टैनले। तो इनका हम देखते हैं WM स्टैनले, थर्ड साइंटिस्ट WM स्टैनले। याद रख ले, MW नहीं है, WM है, स्टैनले। कंफ्यूज करने के लिए आपके से दिया जा सकता है ये सारी चीजें, तो आप ध्यान रखेंगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है ना। अब इनका क्या इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करके वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट कर लिया। ही क्रिस्टलाइजेस वायरस। और एक चीज आप याद रख रहे, क्रिस्टल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मिश्री आपने देखा होगा, तो मिश्री के जो टुकड़े हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में। चीनी के दाने को देखा है, शुगर के दाने को, वो किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में। आपने काला नमक देखा होगा, वो पाउडर फॉर्म में नहीं, जो टुकड़ों के फॉर्म में आते हैं, वो किस फॉर्म में है, क्रिस्टल के फॉर्म में। अजीनोमोटो देखा है, वो किस फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में। ऐसे आपने केमिस्ट्री के लैब में भी बहुत सारे देखा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, CuSO4, कैल्शियम सर्वेट, ये सब रखे होते हैं, ये सब रखे होते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में। तो आई थिंक अब आपको क्रिस्टल का मतलब समझ में आ गया, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी लिविंग सेल को आप क्रिस्टल फॉर्म में नहीं बना सकते, नहीं आइसोलेट कर सकते। क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है न लिविंग के लिए। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट कर लिया, और तभी उन्होंने बोला एंड सेड, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में उन्होंने आइसोलेट करने के बाद उन्होंने बोला कि वायरसेस जो होते हैं, इट इज मेनली प्रोटीन, इट इज मेनली प्रोटीन। इसके बॉडी में क्या होता है, ज्यादातर प्रोटीन ही होता है, मेनली प्रोटीन होता है। यानी वायरसेस का क्रिस्टलाइन फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब मान लो हमारे पास शुगर सोल्यूशन हो, तो हमें सिर्फ शुगर का टेस्ट पता चल पाएगा, स्ट्रक्चर को पता नहीं चल पाएगा। अगर शुगर, चीनी का आपने शिकंजी पी रहे हो, तो आप ये कहोगे ना कि ये मीठा है, या मान लो सॉल्टी वाटर पी रहे हो, तो आप ये कहोगे ना कि ये खारा है, नमकीन है। लेकिन आपको टेस्ट पता चलेगा, क्या आप उसका स्ट्रक्चर बता पाओगे कि चीनी का स्ट्रक्चर कैसा है, शुगर का स्ट्रक्चर कैसा है, बता पाओगे? नहीं। बट अगर हमें शुगर या आपको नमक की बात करें, तो नमक की क्रिस्टलाइन मिल जाए, तब हम आसानी से पता कर सकते हैं, है ना, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो वही बात है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि अब तक जो लिक्विड थी वो पॉइजनस है, पॉइजनस है, पॉइजनस है, ये बात तो पता चल रही थी, उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं आइसोलेट किया कर पाए थे। WM स्टैनले ने वही काम किया, जैसे सब शिकंजी पी रहे हैं तो कह रहे हैं मीठा है, मीठा है, मीठा है। लेकिन कोई एक ऐसे साइंटिस्ट आए, वो स्टैनले थे, जिन्होंने उस मीठापन का कारण निकाल कर ले आए कि ये चीनी का स्ट्रक्चर है और इसी की वजह से ये मीठा है। ये काम उन्होंने कर दिया। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। WM Stanley 1935 showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of proteins। यही बात हमने अभी डिस्कस की। They are inert outside their specific host cell. Viruses are obligate parasite। ये डिस्कशन हमने स्टार्टिंग में ही कर ली थी कि यहाँ पर इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट बोला जाता है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट बोला जाता है क्योंकि इट इज़ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन होस्ट सेल। ठीक है ना। आई थिंक अब आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं, अब आपको ये इजी लग रहा होगा ना। तो जितने भी डिस्कवरीज, जितने भी साइंटिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन थे वो यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं, इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी, याद रखिए, इधर DNA और RNA, नॉट बोथ। देखिए, नो वायरसेस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, ये लाइन आपको बता रही है इधर DNA। यहाँ पर इस फेवर पर आइए, NCERT की अपनी लाइन को फेवर करते हुए यहाँ लाइन देखिए, मैंने वायरसेस में लिखा है आपको इधर DNA और RNA। देखिए इधर DNA और RNA नॉट बोथ, ये देखिए NCERT की लाइन है ना। दैट कुड इधर DNA और RNA, नो वायरसेस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, दैट इज इधर DNA और RNA नॉट बोथ। यही मीनिंग निकला है इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जाता है। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, है ना। In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA and viruses that infect animals have either single or double-stranded RNA.
और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अच्छा, ये बात हम करेंगे, अभी चलते हैं अपने स्लाइड पर, क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हमने वायरसेस का क्या देखा कि मान लीजिए ये कोई वायरस है, तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा कि इट इज इनर्ट क्रिस्टलाइन। इनर्ट मतलब इनएक्टिव है, इनर्ट गैसेस पढ़ते हैं ना ग्रुप 18 के मेंबर को, तो इनर्ट है, क्रिस्टलाइन है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, कब ये इनर्ट एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कब है, आउटसाइड द होस्ट सेल, आउटसाइड द होस्ट सेल। जब होस्ट सेल के बाहर है तो ये क्या है, इनर्ट है एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो आई थिंक ये बात क्लियर। नेक्स्ट जो बात है, ठीक है, कि इसके पास क्या होगा, इधर डीएनए और आरएनए, नॉट बोथ। ठीक, अगर ये वायरस का कोई एक स्ट्रक्चर है तो इसके बाहर आप देखेंगे कि एक इन्वेलप मिलता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर मिली है इसकी, ये जो कवरिंग है, ये इसकी प्रोटीनेशियस होती है। ठीक है, ये कैसी है, इसकी प्रोटीन की होती है, प्रोटीनेशियस होती है, इसको हम प्रोटीन का कवर बोल देते हैं, प्रोटीन कवर बोल देते हैं। और इसी प्रोटीन के कवर को आप प्रोटीन कोट कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। सो कैप्सिड क्या हो गई, इसकी प्रोटीन की कवर है, या प्रोटीन कोट कह सकते हैं, जो बाहर की तरफ जो लेयर है, प्रोटीन कोट या प्रोटीन कवर के नाम से ये जाना जाता है, कैप्सिड इसका नाम है। ठीक, अब एक कैप्सिड को देख ले तो मान लीजिए एक कैप्सोमियर, 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 ये इस तरीके से मिलकर बने हुए हैं। तो ये जो कैप्सिड है, ठीक है, ये टोटल कैप्सिड मिलकर, ये इसको आप कहेंगे कि ये कैप्सिड है, लेकिन इस एक इकाई को आप कहेंगे कैप्सोमियर, कैप्सोमियर। जैसे मान लीजिए एक मोती है तो एक मोती है, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे मोती को अगर आप एक साथ पिरो देते हैं तो अब आप इसको ये नहीं कहेंगे कि ये एक मोती है, आप इसको कहेंगे एक माला है, लेकिन इसके एक को आप कहेंगे कि ये एक मोती है। उसी तरह एक स्ट्रक्चर को आप कहेंगे कैप्सोमियर, ये यूनिट है, और इसी यूनिट को बार बार जोड़ कर क्या बना है, कैप्सिड। ठीक है, यानी कैप्सिड क्या हो गया, पॉलीमर ऑफ कैप्सोमियर। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो आई थिंक आपको स्ट्रक्चर भी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये जो कैप्सिड है, कैप्सिड, तो ये कैप्सिड में आपने क्या बोला कि ये कैप्सिड में एक यूनिट को आपने क्या बोला, कैप्सोमियर, कैप्सोमियर, इसको आपने बोला यूनिट। और इसी यूनिट को, अब ये डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए इस शेप का बन गया है ना, ये इस शेप का है, तो ये कैप्सोमियर किस तरीके से आपस में अरेंज है, ये बनाते हैं कि भाई वो वायरस का शेप कैसा होगा। ठीक है, अगर ये सिलेंड्रिकल बना देते हैं, जैसा कि टीएमवी में आप देखें, यहाँ बुक में आ जाइए आप, एनसीईआरटी बुक में आपके दिया हुआ है, ये देखिए ये कैप्सिड लिखा हुआ है ना, ये एक की अगर हम बात करें तो ये कैप्सोमियर है। अब देखिए, अगर कैप्सोमियर ने क्या किया, इस तरीके से स्पाइरल अरेंज हो गया, तो इसको इसने दे दिया हेलिकल शेप। तो ये डिपेंड करता है कि कैप्सोमियर किस तरीके से अटैच्ड है। अब कैप्सोमियर बनाते हैं कैप्सिड का स्ट्रक्चर की आउटर। भाई दीवार में एक एक ईंट आप किस तरह से जोड़ रहे हैं, तभी तो दीवार का शेप होगा। अब इस तरह से ईंट को आपने किया है कि वो गोलाई का रूप ले ले, तो आप एक राउंड दीवार बना रहे हैं। अगर उसको आपने बिल्कुल सीधा सीधा, तो रेक्टेंगल बना रहे हैं, है ना। तो आखिर एक ईंट किस तरीके से जुड़ती जा रही है दूसरे ईंट से, यही तो शेप तय करेगी कि दीवार की जो शेप होगी वो कैसी होगी। उसी तरह एक कैप्सोमियर को एक ईंट मान लीजिए, और किस तरीके से अटैच हो रहे हैं, तो होल इंटायर स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो बनाएंगे कैप्सिड। नेचर कैसा है इनका, प्रोटीनेशियस। क्या करते हैं, ये आउटर कवरिंग बनाते हैं। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करें, यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है टीएमवी का, टोबैको मोजाइक वायरस का। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था इसको, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस अगर हम पूछे तो कौन सा है, टीएमवी। टीएमवी वॉज द फर्स्ट, टोबैको मोजाइक वायरस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस था, जिसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, देखिए आरएनए लिखा हुआ है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है, सिलिंड्रिकल है। इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी पड़ेंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है। और क्या दिया हुआ है, अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए के बेसिस पर, ये पॉइंट आप देख लीजिए। अगर हम बात करें इसके जेनेटिक मटेरियल की, तो जेनेटिक मटेरियल आपने कहा वायरसेस का जेनेटिक
मटेरियल। आपने बोला इधर डीएनए और आरएनए, तो अगर इसका डीएनए है, ठीक है, या आरएनए हो सकता है, दोनों नहीं है ये हमें पता है, तो या डीएनए और आरएनए है। तो अगर डीएनए है, डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सी। ये 12th क्लास में हमने डिस्कशन किया है मॉलिक्यूलर बेसिस में कि क्यों डीएनए डीएनए है, इसके पूरी स्ट्रक्चर के लिए डिटेल वीडियोज अवेलेबल है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए, अब ये जो डीएनए है, अब ये डीएनए भी दो तरह का हो सकता है, कौन कौन सा, ये डीएनए या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, एक ही स्ट्रैंड हो, है ना, या तो ये डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो, ठीक, यानी ये डीएनए के क्या हो, दो स्ट्रैंड्स हो, इस डीएनए के क्या हो, सिंगल स्ट्रैंड हो। उसी तरह आरएनए जो है ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकते हैं एंड डबल स्ट्रैंडेड भी आरएनए हो सकते हैं। अब देखिए, अब यहां पर अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है, आपको एग्जाम्पल याद कर लीजिए, अक्सर पूछा जाता है 5174। तो 5174 का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, बस इतना ही आपको जानना है। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उनमें कौन कौन से मिल जाएंगे आपको, चिकन पॉक्स मिल जाएगा, हेपेटाइटिस मिल जाएंगे एंड हर्पिस वायरस। जो आपका आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये तो बहुत सारे डिजीज करता है। चलिए, जो सबसे फेमस है ना आपका कोविड, उसी को लिख लेते हैं, उसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। कोविड हो गया, एचआईवी आपने नाम सुना होगा, आपने इन्फ्लुएंजा नाम सुना होगा, इन्फ्लुएंजा नाम सुना होगा, है ना, आपने मीजल्स सुने होंगे, मीजल्स, आपने मम्स सुने होंगे, जो पैरोटिड ग्लैंड स्वेल कर जाती है, मम्स, कान के नीचे तो पूरा एरिया फूल जाता है और बहुत दर्द करता है, मम्स सुने होंगे, है ना। आपने रेबीज सुना होगा, कुत्ते के काटने से आपने सुना होगा रेबीज हो गया है, ठीक है, ये सारा सुना होगा। कॉमन कोल्ड आपने सुना होगा, कॉमन कोल्ड भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए अगर वायरल है तो, ठीक, ये सारे डबल स्टैंडर्ड वायरसेस, डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए है वो आपको कहाँ देखने को, उनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रियो वायरस, रियो वायरस, ठीक। और अगर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है तो ऐसे वायरसेस को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी इसमें क्या कह रही है। एनसीईआरटी इसमें ये कह रही है कि ऑल जनरली जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, ठीक है। एनिमल वायरसेस कुछ भी हो सकते हैं, आपको मैं एनसीईआरटी की लाइन लिख दूं। एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कह रही है कि जो प्लांट है, प्लांट वायरसेस, ठीक है, तो प्लांट वायरसेस आपको क्या मिल जाएंगे, प्लांट वायरसेस आपको जनरली क्या मिल जाएंगे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैं बात करूं एनिमल वायरस की, यानी ऐसे वायरसेस जो एनिमल को कॉज करते हैं, क्योंकि दे आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर होस्ट। एक बरगद के पेड़ में डिजीज करने वाला वायरस एनिमल में नहीं करेगा, दे आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर होस्ट। सो एनिमल वायरसेस जो है ना, एनिमल वायरसेस आपको हर तरह के मिल जाएंगे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी मिल जाएगा, ठीक है, आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी मिल जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी मिल जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी मिल जाएंगे, ठीक। और उसी जगह पर बैक्टीरियल अगर वायरस की बात करें, बैक्टीरियल वायरस की बात करें, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक। तो ये एनसीईआरटी कहती है। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो एनसीईआरटी यहाँ पर कहती है, ठीक है, कि इन जनरल viruses that infect plants have single stranded RNA and viruses that infect animals have either single stranded or double stranded RNA or double stranded DNA. Bacterial viruses or bacteriophages viruses that infect the bacteria are usually double stranded DNA viruses. यही यहाँ पर लिखा हुआ है,
इस जगह पर यही सारी इन्फॉर्मेशन है। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपके पास है द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर। इसका डिस्कशन हमने कर लिया है। विच प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, और इसी की वजह से वायरसेस को वो शेप देते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ वायरसेस दैट कॉजेज लाइक मार्म्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा, एड्स इन ह्यूमन्स इज ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरसेस। In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth. देखिए एनिमल में हमने देखा कि एनिमल में ये सारे डिजीज हो सकते हैं, और ये सब के सब क्या है, वायरसेस है। देखा आपने यहाँ पर डिजीज दिया ना ह्यूमन के, है ना, तो ये क्या है, वायरल डिजीज है। उसी तरह प्लांट के इन्होंने डिजीज का नाम दिया है, प्लांट डिजीज विच आर कॉज्ड बाई वायरसेस। तो प्लांट में डिजीज जो वायरल होते हैं उनका इन्होंने पूरा का पूरा नाम दिया है कि क्या क्या हो सकते हैं। आपने देखा स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि बौनापन, ग्रोथ ही रुक जाना, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। लीफ की रोलिंग या लीफ की कर्लिंग आप कह लें, कर्ल हो जाते हैं ना लीफ की कर्लिंग कह लें। तो देखिए रोलिंग एंड कर्लिंग, लीफ की रोलिंग कह लें एंड कर्लिंग कह लें, वो कर्ल होना एंड रोल होना। उसके बाद येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, यानी कि वेन जो क्लियर हो रहा है, वेन में क्या होते हैं, वेन्स के थ्रू आपके क्या होते हैं, जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, तो फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहाँ क्लियर हो जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन उनकी रुक जाती है, ठीक है। पीले पत्ते कैसे हो जाते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, या उनके ऊपर मोजाइक पैटर्न आने लगता है, चितकबरे होने लगते हैं। तो जहाँ जहाँ मोजाइक होंगे वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाते हैं। ड्वार्फिंग हो जाए, स्टंटेड ग्रोथ हो जाए, उनकी ग्रोथ रुक जाए, बौनापन आ जाए, उनमें ड्वार्फनेस आ जाए। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन थी आपकी बैक्टीरिया से रिलेटेड, ठीक है। बैक्टीरिया में अगर आप देखेंगे कि इनमें दो तरह की साइकिल चलती है, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में क्या करते हैं, और ये करते क्या है। देखिए एक्चुअली अगर हम इनकी बात करें बैक्टीरिया की, यहाँ पर वायरसेस की, तो यहाँ पर पूरा डिस्कशन तो नहीं किया है आपके एनसीईआरटी बुक में, लेकिन अगर हम इनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल की अगर हम बात करें जिसका नाम है लाइटिक साइकिल, तो आखिर इस लाइटिक साइकिल में ये करते क्या है। लाइटिक साइकिल में इट कॉजेज लाइसिस ऑफ द बैक्टीरिया, अपने होस्ट की क्या करते हैं, लाइटिक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक इन्फेक्शियस साइकिल है वायरस का, कॉजेज लाइसिस ऑफ द सेल, इसीलिए इनका नाम है लाइटिक। तो ये क्या करते हैं, इट कॉजेज, लाइसिस का मतलब होता है जान लेना, लाइसिस ऑफ द सेल, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक, ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, तो इसका खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल हुआ, ठीक है। और ये है मान लीजिए कि एक वायरस, ये एक वायरस है, ठीक है, ये एक वायरस है। अब इस वायरस के अंदर इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल, ये इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस कभी भी खुद इंटर नहीं करता, ये क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा, बॉडी के अंदर डाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जैसे ही आएगा, तो ये वायरल का जेनेटिक मटेरियल आ गया। अब ये क्या करेगा यहाँ पर, अब यहाँ पर ये क्या करेगा कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल होस्ट की मशीनरी को यूज करने लगेगा, और इस जेनेटिक मटेरियल को ये क्या करेगा, तोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इस जगह पर अगर हम देखें, तो ये मान लीजिए एक होस्ट का सेल है, ठीक है। तो वायरस के जेनेटिक मटेरियल ने क्या किया, वायरस के जेनेटिक मटेरियल ने क्या किया कि बैक्टीरियल के जेनेटिक मटेरियल को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया, ताकि ये अपनी मशीनरी के ऊपर कमांड ही ना कर पाए, और अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करवाएगा। अब एक वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अगर हम देखें, अगर एक वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अगर हम देखें, तो इसके ऊपर इंफॉर्मेशन किसके लिए होगा, इसके लिए, इसके इंफॉर्मेशन तो वायरस के लिए ही होगा ना। वायरस के पास क्या है, वायरस के पास इसका प्रोटीन का कोट है, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, तो इसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी होगी वो भी तो इसी की कोट करेंगी, ठीक है। दूसरे बॉडी के लिए तो इंफॉर्मेशन लेकर आएगा नहीं। तो अब ये क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करवाएगा, खूब सारे जेनेटिक मटेरियल बनवा लेगा, और अपने छोटे छोटे बॉडी भी बना लेगा, ठीक है। और बाद में चल के क्या होंगी, इनकी असेंबली हो जाएंगी, और जैसे ही इनकी असेंबली हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल आ गया,
ठीक है। और ये सब हुए कहाँ है, ये सब हुए हैं इनके बॉडी के अंदर, ठीक, यानी कि होस्ट सेल के अंदर ये सारी कहानी चल रही है होस्ट सेल के अंदर। तो इनको कहते हैं वायरोन्स। एक तरह से आप मान लें कि वायरस के छोटे छोटे बच्चे। तो अब ये क्या करेगा, इस होस्ट सेल को अब ये बर्स्ट कर देगा। अब ये क्या करेगा, इसको बर्स्ट कर देगा, कॉजेज बर्स्टिंग ऑफ द होस्ट सेल, बर्स्टिंग ऑफ होस्ट सेल। होस्ट सेल को ये क्या करेगा, बर्स्ट कर देगा। और ये छोटे छोटे जो वायरोन्स है ये क्या करेंगे, अब ये रिलीज हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि कॉजेज लाइसिस ऑफ द सेल, लाइटिक साइकिल। सो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वायरोइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस एंड ये सारी चीज़ें। तो चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।